हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 41 नंबर की क्लास होगी जो कि 50 डे सीरीज की। ठीक है, इसमें भी हम टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन का। तो उसके पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर अगला जो होगा टेक्सटाइल का होगा, फिर अगला जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास करेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने जो कमेंट किया है और जो मुझे सजेशन दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का, है ना। मतलब मेरी बात मान के आप लोगों ने कमेंट किया। जैसे बहुत लोग हैं, सरला देवी जी हो गई, सुमन जी हो गई, गौरी जी, जया जी, रूही जी, है ना, और अमजद हैं जी, हैं हिमानी है, और राबड़ी देवी करके कुछ नाम है। तो आप लोगों ने जो मुझे कमेंट किया तो जो है कि किस अकॉर्डिंग मुझे क्या पढ़ाना है, तो उससे मुझे थोड़ा सा जो है एक तरह से कह सकते हैं और मन बढ़ गया। कह सकते हैं कि मन बढ़ जाता है तो और मेहनत से कार्य मतलब करने में एक तरह से और मन लगता है। बस मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग भी एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ते हैं, जानते हैं इसमें क्या होता है भाई। फीडबैक अगर मिलेगा तभी लगेगा। तो जैसे किसी ने बताया था कि क्लास जल्दी डाल दीजिएगा, लेकिन यही है कि कुछ समस्याएं हैं, शाम को थोड़ा जल्दी नहीं हो पाता। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर सकूँ। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं जो है पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग जिसके साथ हम पूरा लगातार जुड़े रहें आखिरी तक का, और आप लोग जो है परीक्षा में अपनी जो है अपना मुकाम हासिल करिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि लगातार मेहनत करिए आप लोग, है ना। परीक्षा नज़दीक ही है, तो लगातार जब मेहनत करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, एक लाइन है कि नाव थी इस पार जो उस पार हो गई। ये मुझे लाइनें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही, इसलिए जो है एक मोटिवेशन जैसे थोड़ा सा हो जाता है तो मन बढ़ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा जोश के साथ हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर जल्दी क्या, अब क्या दिन क्या रात, ये सारी चीज़ें अगर हम देखने लगेंगे, जब तक लगे कि हाँ दिन भी कम पड़ गया, अब रात भी कम पड़ रही है, मेहनत इतनी अधिक होगी। अगर बजे देखने लगेंगे तो हो गया, क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, पूरा कवर भी करना है। तो उस अकॉर्डिंग हम जो है मेहनत करेंगे। बस ये है कि रात में कुछ समस्याएं होती हैं, मेरा थोड़ा सा गला भी साथ इतना नहीं देता, कुछ ये सारी मेरे पास प्रॉब्लम है। फिर भी चलिए हम लाइनें पढ़ते हैं और फिर उसी पूरे जो है दुगने जोश के साथ अपना रिवीजन करते हैं 50 डे सीरीज में, है ना। तो देखिए, नाव थी इस पार जो उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलिए पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन। इसी के जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम पहले देखेंगे, फिर जो है अगला टेक्सटाइल। तो चलिए देखते हैं अगला जो है हमारा प्रश्न क्या है। यूनिसेफ का मुख्यालय किस देश में है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, एक मिनट। तो ये देखिए यूनिसेफ जो है, तो ये हमारा हुआ था 1949 से, जो है भारत से कार्य प्रारंभ किया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1949 में ये जो है किसके साथ मिलकर कार्य करने लगा था? तो भारत के साथ। ठीक है, मेरा पेन खराब है तो कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो रही, बस जल्द ही एक दो दिन में मेरा नया पेन आ जाएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों को पढ़ाना भी। ठीक है, तो ये जो है यूनिसेफ किसके अंतर्गत या किसके तहत कार्य करता है? तो ये जो है यूएनओ का ही एक भाग है। यूएनओ के साथ मिलकर ही इसने कार्य प्रारंभ किया है। ठीक है, यूनिसेफ, और इसका जो है फुल फॉर्म जो इस टाइम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मुख्यालय किस देश में है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है स्विट्जरलैंड, सी है फ्रांस, डी है इंग्लैंड।
तो देखिए ये जो है इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। ठीक है, और ये क्या करता है, तो अनेक चीजें जो है ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए WHO के साथ मिलकर भी कार्य करता है। अनेक प्रकार के रोगों का उन्मूलन के लिए, जैसे मलेरिया रोग हो गया, क्षय रोग, यौन रोग, ये सारी चीजें। और इसका जो कार्यालय है, यूनिसेफ का कार्यालय कहाँ है अपने देश में, तो ये जो है हमारा नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। फिर चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशनल इमरजेंसी चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका मुख्य न्यायालय कह सकते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। यह बच्चों के विकास और कल्याण के लिए कार्य करती है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है एफओ या फाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फाओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, ए है कृषि और खाद्य सुरक्षा, फिर है शरणार्थी पुनर्वास, फिर सी है महिला सशक्तिकरण, फिर डी है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए कृषि और खाद्य सुरक्षा। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जो है कृषि के विकास और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इसका मुख्यालय रोम में है, इटली। ऐसे भी आप दोनों चीजें समझते रहिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर है ICAR का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में। ICAR का फुल फॉर्म हो गया एक जो है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो है स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी पूसा विहार में। ठीक है, पूसा विहार में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके लिए, तो कृषि अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए। ये चीजें जान लेंगे जब आप तो फिर गलत नहीं होगा। कृषि अनुसंधान, मैं हाथ से ही आज लिख रही हूँ। इस चीजों को बढ़ावा देने के लिए इस पर जो है अनेक चीजें रिसर्च की गई और इसकी स्थापना की गई। फिर लेकिन जो है 1908 में की गई थी। ठीक है, कब हुई थी, तो 1908 में हुई थी। लेकिन बाद में जो है 1936 में इसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ICAR का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है, तो देखिए अब तो ऐसे भी आंसर हो गया। ए है ग्रामीण विकास, फिर है चिकित्सा अनुसंधान, फिर है कृषि अनुसंधान और शिक्षा, फिर है महिला सशक्तिकरण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी कृषि अनुसंधान। और इसमें क्या होता है, कृषि अनुसंधान शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में जो कार्य करता है, यह भारत में कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अग्रणी संस्था बना रखा है। और ये सारी चीजें आपको डिटेल में मेरे जो है प्लेलिस्ट है उसमें हमने एक्सटेंशन एजुकेशन पूरा हर चीज टॉपिक वाइज पढ़ाया है, वहां से आप जो है पढ़िए। बहुत सारी चीजें बिल्कुल सीमित चीजों में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO के 1948 के संविधान में जो है प्रमुख रूप से किस पर जोर दिया गया। ठीक है, यानी कि इसका जो इसकी स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, अब जल्दी ही आने ही वाला है, 7 अप्रैल 1948 में। देखिए इसमें भी डेट कंफ्यूजन में रहता है, जैसे कि 2021 TGT में आया था तो उसमें 48 नहीं था। देखिए 45 भी लिखा रहता है, 45 कहीं कि 46। देखिए जो है 45 में क्या आया था, तो इसका प्रपोजल आया था। 46 में जो है संविधान के साथ जो है मिलकर के तैयार हुआ और 48 में लागू हुआ। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आप जो है आंसर आप जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो किस पर जोर दिया ये देखते हैं, जो है स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार मानना, बच्चों की शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होने वाला है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वास्थ्य को जो है मौलिक अधिकार मानना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के संविधान में स्वास्थ्य को हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार मानते हुए सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई, यही इसका उद्देश्य था। फिर नेक्स्ट है NGO का मुख्य कार्य क्या होता है।
तो देखते हैं, ए है सरकार के लिए नीति निर्माण, बी है निजी कंपनियों को सहायता प्रदान करना, सी है सामाजिक विकास का कार्य करना, डी है केवल लाभ कमाना। देखिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी सामाजिक विकास कार्य करना। इसमें क्या होता है, गैर सामाजिक जो है गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं या संगठन है, एनजीओ उनको कहते हैं, समाज के वंचित वर्गों के लिए सामाजिक विकास कार्य में वो लगे रहते हैं, उसमें जुड़े रहते हैं, ये सारी चीजें हैं। और अनेक चीजें ये जो है लोगों को प्रोवाइड भी कराते हैं। फिर देखिए अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एक मिनट, आज स्क्रीन भी बिल्कुल काम नहीं कर रही। यूनाइटेड नेशन डीपी, ठीक है, यूएनडीपी का मुख्य कार्य क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन ए है औद्योगिक विकास, फिर है सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, फिर है सैन्य सहयोग। तो देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है हमारा, जलवायु परिवर्तन। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सतत विकास और गरीबी उन्मूलन, ठीक है। यूएनडीपी या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है ये, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है हमारा प्रश्न, सीएसआर, ठीक है, के अंतर्गत कॉर्पोरेट संस्थाओं का कौन सा उत्तरदायित्व होता है? ये देखिए समझते हैं, यह केवल व्यापार विस्तार, फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना, फिर है पर्यावरण हानि को बढ़ावा देना, फिर है करों का भुगतान करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कंपनियां समाज के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडा किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी है? ऑप्शन है स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीडन, ठीक है। सिडा यानी कि स्विस इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी है ना, स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस संगठन किस क्षेत्र में काम करता है? ए है शिक्षा, बी है पर्यावरण संरक्षण, सी है स्वास्थ्य सेवाएं, डी है आर्थिक विकास। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण। ग्रीन पीस एक गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर कार्य करता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, एक मिनट, प्रश्न हमारा अगला क्या कह रहा है, जो कि हमारा प्रश्न है कौन सा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ठीक है, तो किस उद्देश्य से की गई थी, आइए देखते हैं अपने ऑप्शन। ए है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और संस्कृति सहयोग, बी है गैर गठबंधन सैन्य गठबंधन, फिर है व्यापार और वाणिज्य, फिर है चिकित्सा अनुसंधान, ठीक है। तो देखिए यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आप जान लीजिए इसका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और संस्कृति सहयोग। यूनेस्को है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य शिक्षा, मनोविज्ञान और संस्कृत के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। यही जो है अनेक प्रकार की, ये जो है इसके जो है अंडर में बहुत सारी संस्थाएं, ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है या कह सकते हैं इंटरनेशनल संस्था है, इसके अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्या है हमारा जो प्रश्न होगा वो होगा टेक्सटाइल से, क्योंकि हमारी स्टार्ट हो गई है टेक्सटाइल ब्रांच। इसमें कॉटन फाइबर का क्रिस्टलीय क्षेत्र किससे संबंधित है? तो सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि कॉटन कैसा रेशा है, कॉटन का मतलब कपास होता है ना, तो ये कैसा रेशा है? तो ये एक प्राकृतिक जगत का रेशा है, ठीक है, ये एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में भी कौन सा है? वनस्पतिक जगत का रेशा है। तो देखिए ऑप्शन है लोच, फिर है शक्ति, फिर है नमी अवशोषण, फिर है चिकनाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शक्ति, ठीक है। क्रिस्टलीय क्षेत्र में जो है इससे संबंधित है शक्ति, क्योंकि जितनी उसकी क्रिस्टलीय संरचना सघन होगी वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा और शक्तिशाली होगा। कॉटन फाइबर की क्रिस्टलीय क्षेत्र उसकी जो है शक्ति प्रदान करता है, यह फाइबर को बाहरी खिंचाव का सामना करने में सक्षम बनाता है।
फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिल्क फाइबर की मुख्य रासायनिक संरचना क्या होती है। सिल्क फाइबर आप जानते हैं कैसा रेशा है, तो ये हमारा प्राणिज रेशा है, ठीक है, ये हमारा प्राणिज रेशा है। प्राणिज में भी कैसा है, एक तरह से कह सकते हैं इसको प्रोटीन जगत का रेशा है, प्रोटीन रेशा है ये हमारा सिल्क यानी कि रेशम। सिल्क क्या कहते हैं, रेशम। और रेशम, हमें ये बताइए कि रेशम के जो कहाँ पर पलता है, तो ये और किसकी पत्तियां खाता है, और इसके जो है आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि जो है इसकी जो है कीड़े का रासायनिक नाम क्या है, और अन्य कई चीजें कि कौन सा जो है हमारा जंगली सिल्क है और कौन सा स्वनिर्मित सिल्क है, और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। और हमने अभी 50 डे सीरीज में ही इन सब चीजों को डिफाइन किया है, तो आप लोग हमको बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सेलुलोज, केराटिन, प्रोटीन, पॉलिस्टर। तो देखिए जो है मुख्य रासायनिक संरचना होती है प्रोटीन, ठीक है। सिल्क फाइबर प्रोटीन आधारित होता है, इसमें फाइब्रिन और सेरोसिन नामक प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, फाइबर में कौन सी प्रॉपर्टी इससे थर्मोप्लास्टिक बनाती है। ए है नमी अवशोषण, बी है ऊष्मा के प्रति संवेदनशीलता, फिर है विद्युत चालकता, फिर है खिंचाव क्षमता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मा के प्रति संवेदनशीलता। थर्मोप्लास्टिक फाइबर जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर ऊष्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो उन्हें हीट सीटिंग के लिए प्रयुक्त बनाते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डेनिम फैब्रिक में कौन सी बुनाई पद्धति का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है प्लेन व्यू, फिर है ट्विल, फिर है सैटिन, फिर है जैकार्ड। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्विल व्यू। डेनिम ट्विल व्यू में बुना हो जाता है, इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज धागे एक विशेष पैटर्न में आपस में जुड़े रहते हैं। और इसमें कैसा देखने को मिलता है आपको, तो इसमें जो है ऐसे ऐसे करके तिरछा प्रभाव देखने को मिलता है, किसमें, तो जो है डेनिम में। और ये किसके कपड़े बनते हैं अधिकतर, तो इसके जो है काटन के कपड़े बनते हैं, है ना। जीन्स वगैरह जो हो गई, जीन्स वगैरह हमारी इसी पर बनती हैं, तिरछा प्रभाव लिए होती हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। अधिकतर नीले काले रंग में ज़्यादा ये कपड़े बनाए जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेयान फाइबर को सेलुलोजिक फाइबर क्यों कहा जाता है। देखिए रेयान को सबसे पहले आप जान लीजिए ये क्या है, तो ये पुनर्निर्मित रेशा है, मानव निर्मित पहला रेशा है। तो इस तरह से सारी चीजें जान लीजिएगा। इसमें क्या होता है, 50% जो है सेल्यूलोज होता है और 50% क्या होता है, केमिकल होता है, इसलिए इसको सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं। आइए देखते हैं, यह सिंथेटिक है, यह प्राकृतिक फाइबर है, यह सेल्यूलोज से बना होता है, यह प्लास्टिक से निर्मित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यह सेल्यूलोज से बना होता है ना। लकड़ी के गूदे ना वुड पल्प से जो है प्राप्त किया जाता है, जो सेल्यूलोज का प्रमुख स्रोत होते हैं। बांस के गूदे उदे हो गए, दफ्तियां, इन सारी चीजों को इकट्ठा करके इसको भिगो दिया जाता है, तो इस तरह से इस प्रक्रिया में ये बनता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रिशन साइंस का हमारा टॉपिक है इसमें, एक मिनट। तो फिर इसमें देखते हैं हमारा क्या कह रहा है प्रश्न, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि ये हमारे तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, ठीक है, जो कि तंत्रिका तंत्र है उसको भी प्रभावित करता है B12। ऑप्शन है स्कर्वी, परनीशियस एनीमिया, रिक्टस। तो कौन सा रोग हो जाता है हमारा, परनीशियस एनीमिया हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, लेकिन हम ऑप्शन, तो क्या कह रहा है, ग्वाइटर, तो ये भी नहीं होगा विटामिन बी से। विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में प्रभावित होती है और इससे परनीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट है, फोलिक एसिड रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है पेराडॉक्सिन, फिर है थायमिन, फिर है टेरल मोनोग्लूटामेट, फिर है साइनोकोबाल्मिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेरायल मोनोग्लूटामेट। फॉलिक एसिड का रासायनिक नाम टेरायल मोनोग्लूटामेट है, ठीक है। ये जो है डी और सी के जो है संश्लेषण और रक्त निर्माण में सहायक है। DNA के जो संश्लेषण में और रक्त निर्माण में ये सहायक है विटामिन। फिर है वसा घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन है A, D, E, K, फिर है B, C, फिर है केवल B, C, फिर है D, B। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा में घुलनशील।
ए डी ई के, और जल में बचा कौन सा, तो वो हो जाएगा बी और सी। ये किस में घुलने वाले हैं, तो ये जो है जल में घुलने वाले विटामिन है बी और सी। बाकी अन्य बचे जो वो तो वसा में घुलते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए ऑप्शन ए है प्रोटीन, फिर है वसा, फिर है विटामिन, फिर है खनिज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा। ठीक है, ये ऊर्जा हमको प्रदान, देखिए देता तो सब है लेकिन यहाँ पर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसी को जो है मेजरमेंट करेंगे हम। प्रोटीन में कितनी होती है, तो 4.2 कैलोरी होती है। वसा में कितनी होती है, तो 9.2 कैलोरी होती है, 9 पॉइंट लिखा होता है। और विटामिन और खनिज से हमको कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, इससे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन ये है कि ये हमारे चयापचय दर को बढ़ाते हैं, जल संतुलन के लिए ये बहुत ज्यादा हमको आवश्यक होते हैं। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा ऊर्जा की सबसे सघन स्रोत है जो प्रति ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाकाहारी आहार में विटामिन बी 12 की कमी का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण आइए जानते हैं कि क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं ऑप्शन के साथ। इसका भोजन में कम मात्रा में उपलब्ध होना, सॉरी। बी है शरीर द्वारा अवशोषण में समस्या। सी है यह केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है। डी है इसका शरीर में निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, एक मिनट, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यह केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है। तो विटामिन बी जो है मुख्य रूप से मांस, मछली और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। शाकाहारी आहार में इसकी कमी होती है। फिर है हमारा टॉपिक होम मैनेजमेंट, आइए इससे देखते हैं। होम मैनेजमेंट में जो है गृह प्रबंध का कौन सा तत्व कार्य विभाजन को संदर्भित करता है, इसका आपको हमको आंसर बताना है। तो आइए देखते हैं भाई कि होम मैनेजमेंट में जो है कार्य विभाजन को क्या संदर्भित करता है। आइए देखते हैं। ए है योजना, बी है कार्यान्वय, फिर है संगठन, फिर है मूल्यांकन। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन सी, संगठन। गृह प्रबंधन में संगठन कार्य विभाजन कार्यों को प्राथमिकता देने और उन्हें सही क्रम में संचालित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, और इसके जो है गृह प्रबंधन के बहुत ही, ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जल्दी ही इसकी हम टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आएंगे। फिर है समय प्रबंधन में गैंट चार्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है समय की बचत, फिर है कार्यों की योजना बनाने में, फिर है धन प्रबंधन में, फिर है भावनात्मक तनाव को कम करने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य योजना बनाने में। गैंट चार्ट एक चार्ट आधारित उपकरण है जिसका उपयोग कार्यों की योजना बनाने और समय सीमा को ट्रैक करके जो है रखने के लिए किया जाता है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू बाजार में सबसे बड़ा लाभ क्या है। ऑप्शन ए है आय का सही उपयोग, बी है ऋण बढ़ाना। फिर देख लेते हैं आय का अपना सही उपयोग कौन सा है। ऑप्शन के साथ खर्च को बढ़ाना, फिर है धन सामग्री को कमी, है ना, धन सामग्री में कमी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आय की सही उपयोग। बजट में क्या करते हैं, परिवार की आय और व्यय को संतुलित करने में सहायता मिलती है जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। आप हमको बताइएगा बजट में जो है, बजट का नियम किसने दिया है, तो एंजिल ने बजट का नियम दिया है। एक और बात बताइएगा आप लोग हमको, 60, 65 और 50, ठीक है, सॉरी 55, 65 और 50 का नियम जो है किसने दिया है, ये आपको बताना है। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गृह प्रबंधन में 55 पद्धति का पहला चरण क्या है। तो ये देखते ए है छटाई करना, है ना, यानी कि शॉर्ट। फिर बी है क्रमबद्धता यानी कि सेट इन ऑर्डर। फिर है सी चमकना, साइन। फिर है मानकीकरण, है ना, स्टैंडर्डाइज। फिर है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, छटाई करना या सॉर्टिंग। ठीक है, एसएस पद्धति में जो है ये जो है 55 पद्धति का पहला चरण है। 5S में हम क्या करते हैं, जो ये पांचों ही एस हैं, ठीक है, 5S इसमें हो गया सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, फिर है साइन, फिर है स्टैंडर्डाइज, फिर है सॉर्ट। ये हमारे हो गए
5 इसका पहला चरण कौन सा हो गया? फिर पद्धति का पहला चरण छटाई है, जिसकी आवश्यकता वस्तुओं के हटाया जाता है ना, छटाई। ये हमारा पहला आंसर हो गया। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस ग्रह प्रबंधन प्रणाली में सॉफ्ट, है ना, शॉर्ट विश्लेषण का उपयोग होता है? ए है समय प्रबंधन, फिर है योजना प्रबंधन, फिर है मूल्यांकन, फिर है निर्णय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्णय, है ना। शॉर्ट विश्लेषण निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, जिसमें ताकत, स्ट्रेंथ, कमजोरी, वीकनेस, अवसर और जो है अपॉर्चुनिटीज और खतरे यानी कि थ्रेड्स का जो है मूल्यांकन किया जाता है, किसमें? सॉफ्ट में जो है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा हेल्थ साइंस से, दमा या अस्थमा कह सकते हैं के दौरान कौन सी संरचना प्रमुख रूप से प्रभावित होती है? तो देखते हैं कौन सी संरचना प्रमुख रूप से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ए है हृदय, बी है फेफड़े, सी है यकृत, फिर ये देखते हैं नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है हमारा गुर्दा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़े की श्वास नली। दमा में जो है श्वास नलिकाएं सूज जाती हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है, या एलर्जी या पर्यावरणीय कारणों के कारण भी हो सकता है। फिर चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। पोलियो का वैक्सीन किस प्रकार का होता है? ठीक है, किस प्रकार का होता है पोलियो का वैक्सीन? तो ए है केवल मौखिक, केवल इंजेक्शनेबल, फिर है दोनों मौखिक और इंजेक्शन, फिर है इसका कोई उपयोग नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों मौखिक और इंजेक्शन, है ना, दोनों तरीके से, मतलब ओरल भी दे सकते हैं मौखिक, और जो है इंजेक्ट भी कर सकते हैं। तो पोलियो से आपको याद आ रहा है कि ये बताइएगा कि पोलियो, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि जो है हमारे देश में पोलियो उन्मूलन, ठीक है, एक मिनट, पोलियो उन्मूलन हमारे देश में कब हुआ, ये हमको कमेंट करके बताइएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस एमडीआर का मतलब क्या है? ए है सभी बीमारियों का इलाज संभव है, फिर है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, फिर है बैक्टीरिया द्वारा कई एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध, फिर केवल एक बायोटिक की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा कई एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध करना। ठीक है, इसमें एमडीआर का अर्थ है बैक्टीरिया एक से अधिक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक हो जाते हैं, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला शरीर जो है, एक मिनट, अगला प्रश्न हमारा कह क्या रहा है? शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग हो जाता है ये देखिए, देखते हैं। ए है मधुमेह, बी है हाइपोथायराइडिज्म, फिर है सी स्कर्वी, फिर है डी उच्च रक्तचाप। देखिए आयोडीन की कमी से, मधुमेह आप जानते हैं ये क्या है? तो हमारे रक्त में जो है शर्करा का स्तर बढ़ जाता है जब, ठीक है, शर्करा बढ़ जाती है जब, उसका स्तर बढ़ता है, तो ये होता है मधुमेह। और जो है हाइपोथायराइड, तो हाइपो में क्या होता है? इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, आयोडीन की कमी, क्योंकि देखिए हाइपर जहां होता है वो जो है किसी चीज को बढ़ी हुई मात्रा को दर्शाता है, और जहां पर हाइपो की बात आती है वो कमी की। और स्कर्वी आप जानते हैं किससे होता है? तो जो है विटामिन सी की कमी से होता है। तो बच क्या रहा है? ऑप्शन बी, हाइपोथायराइड। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसमें क्या है? आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं कर पाती, जिससे हाइपोथायराइड और ग्वाइटर हो सकता है। ग्वाइटर किससे होता है? तो ये जो है थायराइड की कमी से होता है, और ये जो है हाइपोथायराइड में ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अधिकता से भी बहुत सारी चीजें हमारी नुकसानदायक होती हैं। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड प्रेशर का सामान्य मानक कितना होता है? तो देखते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ब्लड प्रेशर का सामान्य मानक कितना होता है? 80 से 120 mmHg, फिर है 100 से 150 mmHg, फिर है 90 से 40 mmHg, फिर डी है 120 से 140 mmHg। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, 80 से 20 mmHg। ये जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है ब्लड प्रेशर का स्तर है। सामान्य ब्लड प्रेशर का स्तर 120 mmHg सिस्टोलिक और 80 mmHg डायस्टोलिक होता है। इससे अधिक या कम ब्लड प्रेशर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसमें वैसे भी चल ही रही है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। इसको हम पियाजे महोदय, कोहलबर्ग हो गए,
वाइगोत्स्की हो गए, बंडूरा हो गए, मैस्लो हो गए, स्किनर हो गए, हमने सारा इनको 50 डेज सीरीज के माध्यम से ही हमने इनको, और जो हमारी टॉपिक वाइज चल रही है उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट चल रहा है, तो बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ है। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा तो जो है सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का पहला चरण कौन सा है? ए है पूर्व संक्रियात्मक, है ना, प्री ऑपरेशनल, फिर है संवेदीगामक सेंसरी मोटर, ठोस संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल, डी है औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल जो है ऑपरेशनल। और एक चीज ये आप हमको सारी जो है स्टेज बताइएगा कि कब से कब तक है, ठीक है। संवेदीगामक भी बताइएगा, इसकी एक के हम बता दे रहे हैं 0 से 2 वर्ष, बाकी अन्य सारी अवस्थाएं आप में से कोई भी एक लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। सारी चीजें हमने 2-2 3-3 बार जो है डिफाइन की हुई हैं, तो प्लीज आप लोग बताइएगा जरूर कि कब से कब तक है। फिर है पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष की आयु तक बच्चे संवेदीगामक चरण में होते हैं, जिसमें वे अपने परिवेश को इंद्रियों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से समझते हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक असमंजस, है ना, कॉग्निटिव डायस्नोसिस की जो है अवधारणा किसने दी? तो भाई देख लेते हैं संज्ञानात्मक असमंजस की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की, फिर है जीन पियाजे, फिर है लियोन फेस्टिंजर, फिर है डी कोहलबर्ग। तो जो है वाइगोत्स्की का आप जानते हैं क्या है, ZPD है, ठीक है। पियाजे का क्या है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है। कोहलबर्ग का कौन सा है? तो इनका नैतिक विकास बताया है इन्होंने, आप लोग जान ही रहे हैं इनका। तो ऑप्शन बच रहा है एक लियोन फ्रिस्टिंजर, तो इनका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लियोन फ्रिस्टिंजर, है ना। लियोन फ्रिस्टिंजर ने जो है संज्ञानात्मक असमंजस का सिद्धांत दिया, जो कि बताता है कि व्यक्ति जब विरोधाभासी विचारों या मान्यताओं का सामना करता है तो मानसिक तनाव महसूस करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे अब कोई चीज बताई जा रही है लेकिन नैतिकताओं की वजह से वो मानना भी पड़ रहा है, लेकिन उसको असमंजस होता है। ये सारी चीजें इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई हैं। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, बंधन का अध्ययन अटैचमेंट थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो देख लेते हैं भाई अटैचमेंट थ्योरी किसकी है। ए है फ्रायड, फिर हमारा हो गया, एक मिनट, ए है फ्रायड, बी है जॉन बॉल्बी, फिर है एरिक एरिक्सन, फिर है बेंजामिन स्पॉक। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन बॉल्बी। इनकी क्या है? अटैचमेंट थ्योरी है ना। जॉन बाल्बी ने बंधन का सिद्धांत विकसित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि शिशु और प्राथमिक देखभालकर्ता के बीच का बंधन बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक प्रवृत्ति, है ना, नेटिविज्म सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? प्राकृतिक प्रवृत्ति देख लेते हैं। ए है नॉन चॉम्स्की, फिर है BF स्किनर, फिर है पियाजे, फिर है वाइगोत्स्की। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक, वाइगोत्स्की का ZPD, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो बच रहे हैं नोआम चॉम्स्की। तो इन्हीं का सिद्धांत है, नोआम चॉम्स्की जो है चॉम्स्की ने प्रकृति प्रवृत्ति की जो है उसकी जो सिद्धांत दिया उसका, उसमें उन्होंने कहा कि भाषा अधिगम एक जन्मजात क्षमता है जो एक विशेष उपकरण के माध्यम से संभव होती है, ठीक है। LED के माध्यम से जो है संभव है। फिर है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं, बाल विकास में आधारभूत आवश्यकताओं की अवधारणा किसने दी? तो आधारभूत की अवधारणा देखिए आज ही हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास जो है डेवलपमेंट की, उसमें हमने बताया है कि जो है इनके बारे में पूरा कि किस तरह से इन्होंने कौन कौन सी अवधारणाएं दी, क्या क्या किया। ए है फ्रायड, बी है एरिक्सन, फिर है अब्राहम मैस्लो, फिर है कोहलबर्ग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी अब्राहम मैस्लो। मैस्लो के अनुसार बाल विकास के लिए शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि जैसी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। और इन्होंने अब्राहम मैस्लो ने जो है अनेक प्रकार के जो है चरण भी बताए हैं कि किस प्रकार से किस स्थिति में कौन कौन से चरण में बच्चा क्या महसूस करता है। ये सारी चीजें हो गई। तो देखिए इस तरह से हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। फिर चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक जो है अभी हम क्लास से अपलोड किए दे रहे हैं। और आप लोग जो है इसी तरह से प्यार और सहयोग बनाए रखिए, और प्लीज मुझे बस सिर्फ कमेंट करिए, मैं कमेंट करने के लिए कह रही हूँ ताकि आपके सजेशन के अकॉर्डिंग हम क्लास को जो है
प्रोवाइड करा सकें। फिर चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।